नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां उस चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटती हुई नजर आ रही हैं। देखा जाए तो अभी फिलहाल जो स्थिति है वो बिहार के विधानसभा के उपचुनाव को लेकर बनती हुई नजर आ रही है। देखा जाए तो कल जिस तरह से बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन इस उपचुनाव के आधार पर ही विधानसभा चुनाव की रूपरेखा को तैयार किया जाएगा। लेकिन उससे पहले पशुपति पारस की पार्टी की तरफ से एक बड़ा बयान यहां पर निकलकर सामने आता है और वो बयान ये होता है कि पशुपति पारस अब ये तय करने वाले हैं कि वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहेंगे या फिर उनसे किनारा करेंगे, और अगर किनारा करेंगे तो क्या इंडिया गठबंधन की तरफ झुकते हुए नजर आएंगे या फिर बिहार का विधानसभा चुनाव अकेले के दम पर लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर देखा जाए इन सब चीजों से इतर हटकर तो पशुपति पारस के पास एक अन्य ऑप्शन भी यहाँ पर रह जाता है और वो ऑप्शन है नई पार्टी जनसुराज के साथ गठबंधन करने का। तो क्या पशुपति पारस एनडीए से किनारा करके जनसुराज के साथ गठबंधन के तहत बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? इस मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव की रूपरेखा को तैयार किया जा रहा है? अभी विधानसभा का जो उपचुनाव है उसके बाद सभी रणनीतियां बनाई जाएंगी और पशुपति पारस अब ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब 19 या 20 तारीख को पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक में वो ये फैसला लेते हुए नजर आएंगे कि उन्हें एनडीए का हिस्सा रहना है या फिर नहीं। कितना बड़ा बयान ये लगता है? बिहार के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में एनडीए से कहीं ना कहीं किनारा करके 243 सीटों पर उम्मीदवार लड़वाने की बात भी कहते हुए नजर आए। तो क्या लगता है, क्या ये बयान उनका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है? देखिए मनीष, ये राजनीति है और राजनीति में हर फैसला जो है वो अपने फ़ायदे और नफ़े नुकसान को देखते हुए लिया जाता है। और ये भी कहा जा सकता है कि पशुपति पारस को लगने लग गया है कि एनडीए में उनकी वो वक़्त, वो इज़्ज़त, वो सम्मान मान नहीं है जिसके वो हकदार हैं। आप देखिए 2022 के बाद से जिस तरह से वो अलग पार्टी अपनी कर लेते हैं चिराग पासवान से, उनके साथ में 5 सांसद आ जाते हैं, बीजेपी में वो शामिल रहते हैं, एनडीए में शामिल रहते हैं एक तरीके से, और वहाँ पर उनको मंत्री पद भी मिलता है सरकार में। लेकिन 2024 आते आते कहीं ना कहीं बीजेपी से उनका भंग होता है या बीजेपी को और आपस में दोनों के बीच जो गठजोड़ था वो खत्म होता हुआ नजर आता है। और यहाँ से एक अलग तरह की कहानी बनती हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि जो चिराग पासवान कहीं सीन में भी नहीं थे, उनके हक में एकदम से 5 सीटें आ जाती हैं। और जो पशुपति पारस बीजेपी के सबसे करीबी लोगों में से, उनको एक भी सीट बीजेपी ने नहीं दी। यहाँ तक कहा गया कि भाई हो सकता है कि पशुपति पारस को कहीं का राज्यपाल बना दिया जाए या कोई बड़ा पद दे दिया जाए, राज्यसभा भेज दिया जाए, लेकिन कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आया। अब जबकि कहा जा सकता है कि इन 4 उपचुनाव की सीटों के बाद यहाँ से पूरी तरह से अब विधानसभा चुनाव की बिहार में तैयारी शुरू हो जाए, क्योंकि 8-9 महीने का वक्त बचा है और ऐसे में हर एक पार्टी अपने आप को तैयारी में लगाना चाहती है। और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पशुपति पारस ने ये बात कही है कि भाई हम आने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 18-19 में, उसके बाद हम बता पाएंगे कि हम क्या करने वाले हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब एक नया विकल्प कहीं ना कहीं वो तलाशते हुए नजर आ जाएं, क्योंकि पहले भी कहा गया था कि इंडिया गठबंधन की तरफ से उनको ऑफर था, लेकिन एन वक्त तक भी वो इस बार कश्मकश में रहे कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, और आखिरकार वो शामिल नहीं हुए। लेकिन अब जबकि विधानसभा चुनाव है, तमाम पार्टियाँ अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं, तो क्या यहाँ पर पशुपति पारस भी अपने लिए कोई एक नया मकाम, नई राह तलाशते हुए नजर आएंगे? और नई राह का जिक्र अगर हम करें बिहार में इस वक्त, तो सबसे अधिक चर्चा इस समय प्रशांत किशोर की हो रही है कि भाई वो जन स्वराज के जरिए बिहार में बहुत डेवलपमेंट लाने वाले हैं, बदलाव लाने वाले हैं, एक बेहतर राजनीति करने वाले हैं, 2025 के चुनाव में एक छाप छोड़ने वाले हैं। और इसी मद्देनज़र कई तरह के कयासबाजी लग रही हैं कि क्या पशुपति पारस उस तरफ देख सकते हैं, क्या चिराग पासवान भी उस तरफ देख सकते हैं? और अगर ऐसा होता हुआ दिखाई पड़ा, चूँकि बात बिहार की हो रही है, तो जो बिहार की रीजनल पार्टियां हैं, क्या वो प्रशांत किशोर से जुड़ती हुई नजर आएंगी? कई तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि पशुपति पारस का आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि उन्होंने पहले भी ये बात कही थी मनीष की, अगर मुझे तवज्जो नहीं मिली तो मैं 243 सीटों के ऊपर अपने उम्मीदवार उतारता हुआ नजर आऊँगा, लेकिन हाँ अगर कुछ बेहतर गठजोड़ रहा तो फिर मैं इस तरह का फैसला नहीं करूँगा। तो फिलहाल वो भी अभी इस संभावना में जुटे हुए हैं कि बीजेपी की तरफ से उनको क्या ऑफर किया जाता है। अगर उनको बेहतर नहीं लगा तो फिर वो बीजेपी से किनारा कर सकते हैं, और ऐसे में उनका सबसे बड़ा हितैषी कोई अगर कहा जाए तो यहाँ पर
पर या तो फिर प्रशांत किशोर होंगे, नहीं तो फिर इंडिया गठबंधन होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में अब पशुपति पारस अगर एनडीए से किनारा करते हैं, एनडीए से बगावत करते हुए नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर उनका कोई हितैषी यहाँ पर देखा जा रहा है तो वो सबसे पहले तो प्रशांत किशोर का यहाँ पर नाम सामने आता है, उसके बाद इंडिया गठबंधन। और इंडिया गठबंधन लगातार विधानसभा के चुनाव के लिए, बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए एनडीए के दलों पर कहीं ना कहीं दबाव बनाता हुआ नजर आया। और ऐसे में एनडीए के अंदर जो फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, देखा जाए तो कुछ समय पहले तक बिहार की राजनीति में एनडीए के दलों के बीच सियासी खींचतान, घमासान देखने को मिल रहा था, क्योंकि चिराग पासवान सीएम पद की मांग पर अड़े हुए थे। वहीं बात की जाए सम्राट चौधरी की, तो सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटाने के बाद सीएम पद पर आसीन होने के ख्वाब देखते हुए नजर आए। वहीं जीतन राम मांझी की बात कर लें तो 25 सीटों की मांग जीतन राम मांझी करते हुए नजर आए। तो स्थिति साफ है कि बिहार के अंदर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन में पूरी तरह से फूट पड़ चुकी है और उसका खुले तौर पर ऐलान कहीं ना कहीं पशुपति पारस के द्वारा किया जा रहा है। और पशुपति पारस अगर बिहार की राजनीति में एनडीए से किनारा करते हैं और एनडीए से किनारा करने के बाद क्या प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे या फिर कहीं ना कहीं देखा जाए तो अकेले के दम पर ही चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। सर, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठकर सामने आता है कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए थे उस दौरान यहाँ पर केंद्रीय मंत्री का पद सौंपा गया, तो आखिर वो कौन सी वजह रही, वो कौन से कारण रहे जिनके आधार पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान, जिनका केंद्र के अंदर कोई भी वर्चस्व नहीं कायम था, उनको यहाँ पर 5 सीटें दे देती है और उसके बाद कहीं ना कहीं पशुपति पारस को इस तरह से दरकिनार किया जाता है, साइडलाइन किया जाता है। क्या मुख्य कारण रहा होगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को अच्छे से पता है कि उसको कौन सी चाल कब चलनी है, किस दल को, किस पार्टी को कब कैसे इस्तेमाल करना है, और ये कोई नई बात नहीं है बीजेपी के लिए। आप देखिए, दुष्यंत चौटाला जब तक साथ रहे बेहतर रहे, आवाज़ रहे, लेकिन जैसे ही वो कह सकते हैं बीजेपी से अलग होते हैं तो मैं कहूँगा किसको याद रहे। आप देखिए कि 1% से भी कम उनके पास वोट आता है। आप ज़रा महाराष्ट्र पहुँची, वहाँ पर आप देखिए शिंदे गुट इस समय और उद्धव गुट बने हुए हैं। एक समय सबसे ताकतवर पार्टी हुआ करती थी महाराष्ट्र की, आज 2 गुटों में बटी हुई है। आप ज़रा जो है कह सकते हैं एनसीपी की तरफ गौर करिए कि जो चाचा भतीजे की जोड़ी एकदम स्ट्रॉन्ग मानी जाती थी, आज वो एक दूसरे के सामने सामने खड़े हुए हैं। आप इसके अलावा देखिए बिहार की कह सकते हैं राजनीति को देखिए, वहाँ पर भी चिराग पासवान और पशुपति पारस एक पार्टी में थे, एक दल में थे, एक परिवार थे, लेकिन अब एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए। तो बीजेपी को अच्छे से पता है कब किसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। और देखिए, आपने कहा कि बीजेपी आखिर ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि बीजेपी की मंशा शुरुआत से ही रही है कि वो किसी को भी अपने ऊपर हावी होने देना नहीं चाहती। वो ये समझती है कि भाई हम जैसे चलाएं आप वैसे चलिए, अगर आप हमारे कहे अनुसार नहीं चलेंगे तो फिर हमारे कह सकते हैं कि गुट में, हमारे जो एनडीए कुनबे में आपकी कोई जगह नहीं है। आप देखिए कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है, 9 सीटों पर चुनाव होता है, कई सहयोगी दल बीजेपी के, चाहे वो संजय निषाद हों, पी राजभर हों, अनुप्रिया पटेल हों, यहाँ तक कि संजय जो पश्चिम में जयंत चौधरी हैं, वो तक 2 से 3 सीटें मांगते हुए नजर आते हैं, लेकिन बीजेपी ने उनको भी एक सीट दी और बाकी किसी अपने सहयोगी दल को एक भी सीट नहीं दी। तो बीजेपी को पता है कब कैसे इस्तेमाल करना है, उनकी ताकत कब कमज़ोर करनी है, कब उनको बेबस करना है। और यही बीजेपी का सबसे बड़ा मंत्र है कि अगर दूसरे लोगों को आपने काबू में कर लिया, दूसरे लोगों पर आपने शिकंजा अगर कह सकते हैं कि बना लिया, तो फिर आपकी पार्टी चुनाव में नहीं हारने वाली है। कांग्रेस पार्टी यहीं पर फेल्योर नजर आती है कि उसका अपने दल के अंदर ही जब अंकुश नहीं है तो बाहर वाले तो बहुत बात की बात है। और ये ही दोनों पार्टियों के अंदर एक बड़ा अंतर पैदा कर देते कि बीजेपी को बड़ी से बड़ी चीज़ों को संभालना आता है, वहीं कांग्रेस पार्टी छोटी छोटी चीज़ों पर बिखर जाती है। और यही बात है कि चाहे बिहार की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, हरियाणा की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, तमाम ऐसे जगह हैं जहां पर बीजेपी ने अपने आप को बहुत मजबूत किया है, लेकिन उसके बावजूद जो उनके सहयोगी दल हैं उनके ऊपर उसका दबाव दबदबा अभी भी बना हुआ है। और कुछ ऐसा ही बिहार में भी नजर आता है, चाहे वो मांझी को आप देखिए, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा को आप देखिए, चाहे चिराग पासवान को आप देखिए, चाहे नीतीश कुमार को भी आप देखिए कि जो पटना में रैली कर रहे थे उस समय उनके हाथ में बीजेपी ने कह सकते हैं पीएम मोदी ने उनके हाथ में अपने कह सकते हैं पार्टी का निशान, कमल का निशान पकड़ा दिया था। उसको लेकर उन्हें काफ़ी आलोचना हुई थी। तो मैं बस यही कहना चाह रहा था कि बीजेपी को अच्छे से पता है कि अगर ये सियासत शतरंज है तो शतरंज का कौन सा
कौन सा वार जो है, कौन सी चाल जो है, कौन सा प्यादा जो है, कब कैसे और कहाँ चलना है, ये समझ बीजेपी के अंदर बहुत ज़्यादा है। इसीलिए बाकी पार्टियों से बिल्कुल आप देखिए कि आपको बहुत आगे नज़र आएगी, उनकी सोच आगे नज़र आएगी, और जिस भी चुनाव में उनकी हार होती है उसके ऊपर बड़ा मंथन करते हुए नज़र आते हैं। अगली बार वहाँ पर पलटवार करते हुए दिखते हैं। कुछ ऐसे बिहार में भी कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने में महज 7-8 महीने का वक्त रह गया। तो यहाँ पर बीजेपी तमाम रणनीतियों पर काम कर रही, ताकि जब चुनाव में वो जाए तो जो भी उसके साथ रहे, चाहे वो पशुपति पारस हो, चिराग पासवान हो, चाहे मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जेडीयू हो, वो उनके साथ ताकत के साथ चुनाव लड़ सके, ताकि बिहार के अंदर एक बार फिर जो बीजेपी चाह रही है कि उनकी सरकार बने, उसके लिए वो अभी तक काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में बिहार के अंदर राजनीति को साधने के लिए, राजनीतिक दलों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी अलग अलग पैंतरे आजमाती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या यहाँ पशुपति पारस का ये निर्णय कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर, एनडीए गठबंधन पर भारी पड़ता हुआ तो नहीं नजर आएगा? क्या पशुपति पारस एनडीए से किनारा करके बिहार की राजनीति में, विधानसभा चुनाव में पूरा खेल पलटते हुए नजर आएंगे? ये एक बड़ा सवाल इस वक्त बिहार की राजनीति में बनता हुआ नजर आता है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।